नमस्कार दोस्तों, जीएस ट्यूब में आपका स्वागत है। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे। और इतिहास में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक नज़र आपको पाठ्यक्रम पे ला दूं। देखिए, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं, वैदिक संस्कृति पढ़ चुके हैं, महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं, जैन धर्म और महावीर स्वामी को भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश में आप देखिए, सम्राट अशोक को ही पढ़ना है, लेकिन पहले की तरह ही कि सम्राट अशोक के साथ साथ थोड़ा सा हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य भी देखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं देखें। और ध्यान दीजिएगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि वैदिक संस्कृति के बाद आपको सीधे मौर्य पे ले आओ। ऐसा नहीं कर सकता था। क्यों? आपको हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश बताना जरूरी था। एकदम से नहीं आ सकते थे अशोक पे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि वो मुझे नहीं पढ़ना है तो वो आपका निर्णय है, आप मत पढ़िए। लेकिन हाँ, जो एक क्रम है, जो एक क्रमबद्धता के लिए आवश्यकता है, वो तो मैं पूरी करूँगा ही, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं, सिलेबस में नहीं दिया, नहीं पढ़ना है, तो आप मत पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मौर्य राजवंश में। और ये मैंने आज इसलिए बताया है क्योंकि मौर्य राजवंश ही में आप देखेंगे कि अशोक ही सिलेबस में है, लेकिन मैं सीधे अशोक से शुरू नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। और क्यों नहीं करने वाला हूँ उसका जवाब भी आपको पढ़ाते पढ़ाते मिल ही जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं मौर्य राजवंश। और संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है? तो चाणक्य। चाणक्य, अगर आपसे पूछा है चाणक्य किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चाणक्य एक इतिहास का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, इसको हटाया नहीं जा सकता है, इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है, भले सिलेबस में ये हो या ना हो। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य हैं। चाणक्य की जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पर। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और इसकी जो पुस्तक है इंडिका, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा मृत्यु को स्वीकार किया। संलेखना क्या होती है? मैंने जैन धर्म में पढ़ाया है आपको। संलेखना लिखा हो, काया क्लेश लिखा हो, संथारा लिखा हो, एक ही बात है कि खाना पीना छोड़ करके अपने देह को त्याग देना, प्राण को त्याग देना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी बना, जो कि उसका पुत्र था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य राजवंश की सीमा है उसका काफ़ी विस्तारित किया, और बिंदुसार ने उस सीमा को सुरक्षित रखा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का मानने वाला था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने कायाक्लेश से जान दिए। तो क्या बोलेंगे कि वो जैन धर्म को मान रहा था, ये तो बोलेंगे। लेकिन बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानना था। तो यहाँ देखिए, धर्म कितना व्यक्तिगत है। पापा का धर्म कुछ और है, बेटे का कुछ धर्म कुछ और है, और अगले आप देखेंगे यहाँ कुछ धर्म और है। तो ये धर्म चूंकि व्यक्तिगत मामला है भाई, जब घर में सभी लोग एक ही थान से तो कपड़ा थोड़ी ना बनवा लेते हैं, एक ही कलर का सब लोग कपड़ा पहन लेंगे, वही मामला है। ऐसे ही मामला है यहाँ पर। धर्म इतना बहुत स्ट्रांग अभी नहीं है कि हाँ मैं हिंदू हूँ तो वो भी हिंदू निकलेगा और ये वो। वहाँ धर्म वाली ऐसी बाध्यता नहीं थी। क्यों? क्योंकि धर्म एक जीवन की प्रणाली थी। खैर, आगे चलते हैं अशोक पर। अशोक को समझने का प्रयास करते हैं। अशोक गद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, ये ठीक। और गद्दी पर बैठने से पहले वो अवंतिका राज्यपाल था, और गद्दी पे बैठने के 8 साल बाद वो कलिंग को जीता। कलिंग को जीता। कलिंग का जीत इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत की सीमा उस समय अफगानिस्तान और ईरान से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई थी, उत्तर में कालसी देहरादून तक फैली हुई थी। तो मतलब बहुत बड़ा एरिया, कश्मीर भी उनके पास था, मौर्यों के पास बहुत बड़ा एरिया चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। लेकिन कलिंग वो जीतने में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। तो एक तरीके से कलिंग ही बाकी भी था बस जीतने को, तो उसने कलिंग को जीत लिया 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग में जो हिंसा हुई उससे मन द्रवित हुआ, और यही कहानी है। उसके पीछे और भी रीजन हैं, लेकिन उन रीजन पे मुझे नहीं जाना है क्योंकि वनडे एग्जाम है यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है, पेट का। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, बस इतना ध्यान रखते हैं कि बहुत सारी हिंसा हुई और हिंसा से उसका मन द्रवित हुआ। उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। किसके द्वारा ली? तो उपगुप्त के द्वारा ली, ठीक है।
और उसने धर्म प्रचार के लिए और कहें कि अपने जो नागरिक हैं, अपने जो प्रजा है, उससे बातचीत करने के लिए शिलालेख खुदवाए। बातचीत करने के लिए मतलब जैसे आजकल फेसबुक पोस्ट हो जाती है, ट्विटर हो जाता है, प्रधानमंत्री महोदय ट्विट कर देते हैं, बस आपको जानकारी हो जाती है। ऐसे ही उस समय शिलालेख का माध्यम बनाया किसने? अशोक ने। ठीक है। तो सबसे पहले अभिलेख किसने खोजा? तो स्टीफन थिलर ने 1750 में। ये देखिए लिखा हुआ है स्टीफन थिलर 1750। अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और सबसे जब वो पढ़ा गया, पहले जो अभिलेख खोजा स्टीफन थिलर ने, तो बहुत लंबे समय तक उसको पढ़ा नहीं जा सका। सबसे पहले पढ़ा किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा सबसे पहले। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। ईयर ना भी याद रखें, लेकिन हाँ, जेम्स प्रिंसेप को तो याद ही रखें, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है। चलिए 1 मिनट। ठीक। अब शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख की बात करते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जितने भी लेख हैं उनकी सबकी भाषा प्राकृत है और लिपि, 4 लिपि का प्रयोग हुआ है: ब्राह्मी, अरमेइक, खरोष्टी और ग्रीक। तो भाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिहाज से। भाषा और लिपि का अंतर क्या है? देखिए, भाषा और लिपि का अंतर, जो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, वो भाषा का प्रभाव है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझाने के लिए मैंने जो यहाँ लिख रखा है वो लिपि का प्रभाव है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आप आम लिखे हैं, ये आम क्या पढ़े? आम, इसको भी तो आम बोल सकते हैं ना। ये आपने देवनागरी लिपि में लिखी और ये आपने रोमन में लिखी। ठीक है। तो भाषा तो सेम ही रही, आम का मतलब आम ही समझा आपने, लेकिन लिपि में अंतर आ गया ना। ये भाषा और लिपि का अंतर है। आप हिंदी बोलते हो, जिसे व्यक्त करने के लिए आप देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हो। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप भाषा और लिपि का अंतर समझ गए होंगे। ठीक है। तो भाषा पूछा जाए तो प्राकृत भाषा, लिपि पूछा जाए तो 4 लिपि: ब्राह्मी, अरमेइक, खरोष्टी और ग्रीक। खरोष्टी और ग्रीक का क्या मतलब? देखिए, जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर जो शिलालेख मिले हैं, वहाँ इन भाषा का भी प्रयोग किया गया है। ठीक। ये जो शिलालेख हैं वो 2 प्रकार के हैं, बड़े शिलालेख हैं, छोटे शिलालेख हैं। तो बड़े जो शिलालेख हैं वो 8 जगहों से प्राप्त हुए हैं। 8 जगहों से संख्या याद कीजिए, 8 जगह कहाँ कहाँ वो आप मत याद कीजिए, मत पढ़िए। और प्रत्येक में कितने लेख हैं? तो प्रत्येक में 14 लेख हैं। मतलब 14 लेखों का समूह। मान लीजिए जो पत्थर है ना, पत्थर, मान लीजिए पत्थर है, वो आज का बैनर है, बैनर पोस्टर। ठीक है। और उस पर 14 पॉइंट लिखे हुए हैं, ऐसे करके समझ जाइए। ठीक है। जो स्तंभ लेख हैं, ये देखिए, मैं स्क्रीन पर ला देता हूँ, जो ग्रीन कलर से, इसलिए मैंने दिखा रखा उसको। हाँ, ये स्तंभ लेख ग्रीन कलर से यहाँ आया, ये 6 जगहों से मिले हैं और यहाँ पर 7 लेख हैं। 6 जगहों से मिले हैं, 7 लेख हैं। ठीक है। गुहा, गुहा कहते हैं गुफा को, केव। ठीक है। तो इन्होंने सुदामा और कणचौपर की गुफा जो है वो आजीवकों को ध्यान दी। आजीवक संप्रदाय, कौन सा आजीवक संप्रदाय? मक्खली घोषाल वाला। ठीक है। मैंने आपको पढ़ा रखा है, पढ़ याद कर लीजिएगा, ये मत सोचिएगा सिलेबस में नहीं है। बहुत सारी, जब एग्जाम में आप देखेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सिलेबस के बाहर की भी, फिर आप सर पकड़ के बैठेंगे। तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अभी चर्चा की कि अशोक को अभिलेख कोई पढ़ नहीं पाया। पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। और अशोक का नाम अशोक के अभिलेख में नहीं मिलता है। अशोक ने अपने आप को देवनामप्रिय कहा। देवनामप्रिय मतलब देवताओं का प्रिय। लेकिन उसके कुछ अभिलेख हैं जहां से उसका नाम भी मिला है। कौन कौन से अभिलेख हैं? तो मस्की, गुर्जरा, नेतूर और उदेगोलम, उडेगोलम। तो ये 4 जगह से अशोक का नाम मिलता है, लेकिन इन 4 के अलावा हर जगह अशोक ने अपने आप को क्या कहा है? देवनामप्रिय, देवताओं का प्रिय। ठीक है। अच्छा,
जो कौशाम्बी का अभिलेख है, एक्चुअली में ये जो लेख है उसमें उसकी जो रानी है कारुआकी, हाँ कारुआकी का नाम मिलता है, इसीलिए कौशाम्बी के अभिलेख को क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख। रुमिंदेई अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख कहलाता है, सबसे छोटा रुमिंदेई। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, तो अशोक के विषय में सामान्य जानकारी तो हमें हो गई, लेकिन अशोक का प्रशासन या कहें मौर्यों का प्रशासन रह गया, वो लेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, और मुझे लगता है कि वीडियो पहले से लिख लेने की वजह से समय कम लगता है, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी काफ़ी सुविधा होती है। हालांकि अभी तक किसी ने रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन इस बात को क्लियर कीजिए आप। मैं फिर कह रहा हूँ, लिख के पढ़ाऊँ या ऐसे कम डाटा लग रहा है, कम समय लग रहा है, आपके ऊपर भी प्रेशर नहीं होता। अरे 40 मिनट का 45 मिनट का वीडियो बन रहा है, ऐसे क्या है आपको देखने लगेगा भाई 12 मिनट में ख़त्म हो गया। ठीक है, तो देख के बताइएगा कैसी, क्या आप क्या सोचते हैं, आपका भी तो व्यू जानना है ना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ वीडियो का विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।